नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर सीरीज 2025 के इकोनॉमिक्स क्लासेस में स्वागत है आपका। हम इसमें डिस्कशन कर रहे हैं 2025 का करंट अफेयर, जिसमें जो है अगला हमारा ये जो टॉपिक है टैक्सेशन का। इसमें फर्स्ट पॉइंट है इनकम टैक्स एक्ट 2025। क्या है कि जो 1961 इनकम टैक्स एक्ट 1961 चल रहा था, उसको बहुत बार अमेंडमेंट करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि ये बहुत पुराना टैक्स हो गया था। और जो मॉडर्न अभी जो सिचुएशन चल रहा है इकोनॉमिक, जो इतने सालों में चेंजेस हुआ है, लोगों का इनकम स्ट्रक्चर सब जो चीज़ें चेंज हुई हैं, तो उसको कन्फर्मेशन के लिए, मतलब एक तरीके से जो उससे तालमेल बिठाने के लिए जो है इसका अमेंडमेंट किया गया है, नया एक्ट लाया गया है। इनकम टैक्स एक्ट बिल 2025 जो है वो प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया है। अब ये इनकम टैक्स बिल 2025 अब जो हो गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025। द न्यू लॉ डिस्क्राइब अ लीनर एंड मोर रीडेबल इज एक्सपेक्टेड टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम अप्रैल 2026। मतलब जो है पहले के जो एक्ट है उससे जो है ज़्यादा ये सूटेबल, रिलायबल और रीडेबल और अच्छे से मतलब इजीली समझने के लायक जो है ये एक्ट है, जो कि मतलब प्रीवियस जो एक्ट था उससे कम लेंदी है। इसके पहले भी ये अटेम्प्ट किया गया था, लेकिन जो है किसी कारण से वो अमेंडमेंट नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब ये सैंक्शन हो गया है। क्या चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई हैं, तो सबसे पहले जो है इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज किया गया है। जैसे कि इसमें टैक्स रेट और टैक्स स्लैब वो जो है उसको सेपरेट कर दिया गया है। पहले क्या था, टैक्स रेट अलग मतलब एक ही में था, टैक्स रेट और स्लैब रेट एक ही चलता था। अभी क्या है कि टैक्स रेट जो है 4 लाख रुपए से चालू हो जाता है, लेकिन जो स्लैब रेट है वो 12 लाख तक भी जो है वो 12 लाख से ऊपर एक्सेस जो है दिखाता है। तो 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 इस टाइप का जो है स्कीम टैक्स स्ट्रक्चर में अभी है। दूसरा क्या है कि जो टैक्स ईयर वाला जो कंसेप्ट है, पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए 2024-25 का हम टैक्स पे कर रहे हैं, और फिर टैक्स पे करने के बाद जो है इसको जब रिटर्न फाइल करते थे हम, तो असेसमेंट ईयर हुआ करता था। तो वो असेसमेंट ईयर 2025-26 दिखाता था, हमारा 2025-26 दिखाता था। तो इसको चेंज करके असेसमेंट ईयर, टैक्स ईयर, प्रीवियस टैक्स ईयर, इसको जो है हटा करके सिंगल एक चीज़ कर दिया गया है टैक्स ईयर, जो कि 12 महीने का जो करंट ईयर होता है, जिस ईयर में हम जो है टैक्स पे करते हैं, चाहे जिस ईयर का हम रिटर्न फाइल करते हैं, वही टैक्स ईयर होता है। तो इससे जो कन्फ्यूजन वाला जो इन्वायरमेंट हुआ करता था, चाहे कन्फ्यूजिंग वर्ड जो हुआ करते थे, वो एक तरीके खत्म हो गए। दूसरा टेक्निकल रिस्ट्रिक्चरिंग क्या किया गया है कि सेपरेट सब सेक्शन क्रिएटेड फॉर द मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स और अल्टरनेटिव मिनिमम टैक्स। पहले क्या था कि इनकम टैक्स के भीतर ही जो है वो दोनों मैट और एएमटी आते थे। अब इसके लिए सेपरेट क्लॉज लगा दिया गया है। क्या है मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स? ये एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स ही है, लेकिन क्या होता है कि ये उन कंपनियों पे लगाया जाता है, उस कॉर्पोरेट हाउस पे लगाया जाता है जो कि जीरो टैक्स देती हैं। ये कंपनियां क्या होती हैं कि ये अपनी बुक में, अपने जो है बैलेंस शीट में प्रॉफिट शो करती हैं, इवन अपने जो अपने शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी देती हैं, लेकिन जो कुछ रूल्स रेगुलेशन है उसके लूप होल का एडवांटेज लेकर के ये टैक्स को अवॉइड करती हैं, टैक्स एग्जेम्पशन करती हैं। ठीक है, तो और थोड़ा बहुत टैक्स लगा करके जो है एक मेजर जो टैक्स का बर्डन होना चाहिए उस बर्डन से बच जाती हैं। तो ऐसी कंपनियों पे सेपरेट तरीके से जो है मैट लगाया जाता है, और ये केवल कॉर्पोरेट टैक्स पेयर पे ही मतलब इम्पोज किया जाता है। एएमटी क्या है कि सेम मैट टाइप का ही कंसेप्ट है, लेकिन ये क्या है कि नॉन कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर, इन सब पे भी ये इन सब पे जो है ये इम्पोज किया जा सकता है। तो ये हुआ कि की चेंजेस जो हुआ है टैक्स स्ट्रक्चर में, असेसमेंट ईयर में, टैक्स ईयर में, मैट और एएमटी को लेकर के। और उसमें क्या है कि टैक्स फ्रेंडली प्रोविजन क्या है कि इंडिविजुअल में नाउ अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न अप टू द 4 ईयर। पहले वाले असेसमेंट ईयर में क्या हुआ करता था कि 2 साल से पुराना, इवन अप टू आप 1 साल से पुराना जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे तो हैवी पेनाल्टी भी लगता था, और 2 साल से पुराना आप टैक्स रिटर्न फाइल नहीं भी कर पाते थे। लेकिन नए वाले स्ट्रक्चर में क्या है कि यू कैन फाइल इनकम टैक्स रिटर्न अप टू द प्रीवियस 4 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर विदाउट पेनाल्टी, सिग्निफिकेंटली एक्सटेंडिंग द करेक्शन विंडो। मतलब जो है आप अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल अगर पिछले 3-4 सालों का कुछ अगर गलत भी भर दिए तो आप विदाउट पेनाल्टी जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके से लिबरल रिफॉर्म हुआ है। द रीओपनिंग पीरियड फॉर द असेसमेंट हैज़ बीन रिड्यूस टू 5 ईयर, लिमिटिंग द प्रोलॉन्ग्ड अनसर्टेनिटी। मतलब जो है इसमें जो अनसर्टेनिटी हुआ करती थी उसको जो है एड्रेस किया गया है। एक्ट ऑथराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिजाइन न्यू स्कीम एम टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए जो है ये ऑथराइज किया गया है। इसमें जो है दूसरा एक है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट की बात की गई है। वर्चुअल डिजिटल एसेट क्या है कि ऐसे एसेट्स जो डिजिटली फॉर्म में आपके ईमेल सर्वर पर, सोशल मीडिया अकाउंट पे, चाहे ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के माध्यम से या ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से
वो स्टोर किए गए हैं आपका इन्वेस्टमेंट वगैरह एसेट ओनरशिप। तो इसको भी ये जो है ये नया इनकम टैक्स एक्ट उसको भी ट्रेस करेगा, उसके भी जो है डाटा को कलेक्ट करेगा। डिफाइन ब्रॉडली टू इंक्लूड, ये सब चीज़ें जो है इसको इंक्लूड करेगा। स्कोप ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट हैज़ बीन ब्रॉडेंड टू कवर एनी एसेट दैट होल्ड्स वैल्यू इन डिजिटल फॉर्म। मतलब डिजिटल फॉर्म में कोई एसेट की वैल्यूएशन है तो उसको भी ये इसका डाटा इकट्ठा करेगा। ऑपरेट यूजिंग क्रिप्टोग्राफी लेजर सिस्टम सच एज क्रिप्टो करेंसी और सिमिलर टेक्नोलॉजी। मतलब जो क्रिप्टो करेंसी की जो टेक्नोलॉजी है, जैसे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम का यूटिलाइजेशन करता है क्रिप्टो करेंसी। तो उसी टाइप का डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम जो है, जो क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी है, उसको जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूज़ करेगा। अब मतलब जो है ये ट्रेस करने के लिए, चाहे बहुत सारा चीज़ों जो है मतलब एक इन्वेस्टर का, एक इंडिविजुअल का बहुत सारे जो है डिजिटली एसेट्स होते हैं, वर्चुअल एसेट्स होते हैं और फिजिकल एसेट्स भी होते हैं, उन सबको भी है वो ट्रेस करेगा और इनकम टैक्स के दायरे में जो चीज़ें हैं उसको मतलब लाने की बात की गई है। अमेंडमेंट क्या किया गया है टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट में? इसमें क्या है कि एक तो एक्ट 1961 की जगह पर जो है फाइनेंशियल एक्ट 2025 को ला करके अमेंड किया गया है। उसमें जो है फुल एग्जाम्पशन दे दिया गया है कि इसको पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड है सऊदी अरेबिया का, उसको जो है फुल एग्जाम्पशन दिया गया है और इसकी सब्सिडरी को अंडर द सेक्शन ऑफ 23FE और इट ब्रिंग्स इट ऑन द पार विथ अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। मतलब इसके पहले जो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी थी उसी के जो है पैरेलल में ला करके पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड सऊदी अरेबिया को भी जो है मतलब जो है उसी प्रिज्म से देखने वाली बात है वो गई है। और दूसरा जो है एनपीएस चाहे यूपीएस यूनिफाइड पेमेंट स्कीम जो है पेंशन स्कीम जो है उसको जो है एनपीएस के तर्ज पे ही जो है 60% लमसम विड्रॉल अगर करते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट तो वो पैसा जो है आपका टैक्स फ्री रहेगा। अलाइनिंग बेनिफिट अक्रॉस द पेंशन स्कीम, मतलब जो है जो पेंशन की स्कीम होती है उसी से संबंध मतलब उसी से अलाइन करने के लिए यूपीएस और एनपीएस को पैरेलल में खड़ा करके 60% का जो है लमसम विड्रॉल वो टैक्स फ्री, मतलब यूपीएस में भी 60% विड्रॉल को टैक्स फ्री कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सेफ हार्बर। सेफ हार्बर क्या है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT notifies the amendment in income tax rule 1962 to expand the scope of safe harbor rules। तो पहले क्या है कि सेफ हार्बर क्या है, सेफ हार्बर पर क्या टैक्स लगता है और क्या रूल्स जो है अमेंडमेंट किया गया है। तो सेफ हार्बर जैसे वन लाइनर डेफिनेशन में बहुत बार यूपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है कि सेफ हार्बर किससे संबंधित है। तो सेफ हार्बर जो है वो इनकम टैक्स से संबंधित है, डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। सेफ हार्बर क्या होता है? इट इज ए लीगल प्रोविजन टू रिड्यूस और एलिमिनेट लाइबिलिटी इन सर्टेन सिचुएशन एज लॉन्ग एज द सर्टेन कंडीशन आर मेट। मतलब सेफ हार्बर एक तरीके का लीगल प्रोविजन है, एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें इनकम टैक्स से संबंधित कुछ चीज़ें जो है रिड्यूस की जाती है, इनकम टैक्स का कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, रिड्यूस हो जाता है या लाइबिलिटी को एलिमिनेट कर दिया जाता है। अगर कब कि जब एक सर्टेन सिचुएशन जो है वो मिटता है, मतलब मिट आउट होता है, सर्टेन सिचुएशन एज लॉन्ग एज सर्टेन कंडीशन आर मिट। मतलब जो डिस्काउंट है, रिबेट है, रिड्यूस है चाहे एलिमिनेशन है, वो क्या है सर्टेन सिचुएशन में आपको दिया जाएगा। कब? जब सर्टेन सिचुएशन जब क्रिएट होगा सर्टेन कंडीशन के इन्वायरमेंट में। द सेफ हार्बर रेट्स रिफर टू द प्रीडिटरमाइंड एंड फिक्स टैक्स रेट। मतलब सेफ हार्बर रेट क्या है कि ऐसे सिचुएशन में जब कोई एक कंडीशन मिलती है कि इस कंडीशन में इनको जो है टैक्स डिस्काउंट मिलना चाहिए, हम इसको मतलब डिक्लेयर करते हैं सेफ हार्बर। तो वैसे कंडीशन में क्या होता है कि प्रीडिटरमाइंड मतलब पहले से निश्चित और फिक्स टैक्स रेट जो है उस पर इम्पोज किया जाता है। दैट प्रोवाइड्स बिजनेस विथ लेवल ऑफ सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी। इससे क्या है कि उस बिजनेस में लेवल ऑफ सर्टेनिटी और स्टेबिलिटी मिलती है। By implementing these rates, the government aims to simplify tax compliance। मतलब जो है टैक्स compliance को सिंप्लीफाई करने के साथ साथ सिंप्लीफाई करने के लिए फॉर द फॉरेन माइनिंग कंपनीज रिड्यूस द रिस्क ऑफ टैक्स डिस्प्यूट एंड क्रिएट मोर अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। मतलब पर्पज़ क्या है इसका कि एक मतलब जो है सिंप्लीफाइंग टैक्स कॉम्प्लियंस करने के वजह से जो है जो टैक्स डिस्प्यूट वगैरह होते हैं उसको कम करना और एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करने के लिए जो है ये सेफ हार्बर स्कीम, सेफ हार्बर टैक्स रेट ये जो है लागू किया जाता है किसके द्वारा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा। अगला है अपना टॉपिक सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ये एक टाइप का टैक्स है जिसे सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन पे लगता है। ट्रांजैक्शन किस टाइप का? बाई या सेल, दोनों कंडीशन पे जो है ये सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई सिक्योरिटी इन द सेंस कोई स्टॉक किसी प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है, जैसे NSE पे लिस्टेड है या BSE पे लिस्टेड है, तो हम जब इसको किसी स्टॉक को मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि रिलायंस का शेयर है, आपने इसे परचेज़ किया, बाई किया, तो आपको जो है इसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा। फिर आपने सेल किया तो भी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ेगा।
बजाय इसके कि आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है उससे मतलब नहीं है। ये जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जो है आपको एनी हाउ देना है। तो इससे संबंधित जो है केस गया हुआ है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के लिए कि क्या ये सिक्योरिटी टैक्स जो है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एसटीटी जो है इम्पोज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है कि नहीं, ये लीगल है कि नहीं। तो इससे संबंधित जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो है अभी अवेटेड है। तो एसटीटी क्या है कि ये एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स है जो लिवाइड ऑन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। और ये क्या होता है, इट इज़ नॉन रिफंडेबल मैंडेटरी चार्ज अप्लाइड ऑन रिगार्डलेस ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट और लॉस। मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये मैंडेटरी है और नॉन रिफंडेबल है, ये गवर्नमेंट आप पे इम्पोज करती ही है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था इसको, 2004 में फाइनेंशियल एक्ट के तहत। द एसटीटी इज गवर्न बाय सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन एक्ट 2004, ये एक्ट जो है पास करा करके जो है इसको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन पे इम्पोज किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंप्लीफाई कैपिटल गेन टैक्सेशन, रिड्यूस टैक्स इवेजन एंड इंश्योर ट्रांसपेरेंट ऑटोमेटेड टैक्स कलेक्शन प्रोसेस। मतलब जो है इसका पर्पज यही है कि टैक्स कलेक्शन कैपिटल गेन को सिंप्लीफाई करना, टैक्स इवेजन को, ट्रांसपेरेंसी को, ऑटोमेटेड टैक्स कलेक्शन प्रोसेस को जो है मतलब जो है और जो है मतलब फेयर वे में कार्य को करना। और ये क्या ऑटोमेटिकली कलेक्ट होता है। जैसे क्या होता है कि कलेक्टेड एट द सोर्स, मतलब जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्रोकर हाउस है, आपने किसी ब्रोकर हाउस में अकाउंट खुलवाया और वहाँ से आप सिक्योरिटी का परचेज किसी सिक्योरिटी को बाई और सेल कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि आप जैसे मान लीजिए 1000 रुपये का कोई स्टॉक आपने खरीदा, तो 1000 का स्टॉक खरीदने के बाद जो है आपको इसी में ही जो है चार्जेस दिखाया जाएगा। तो आपके पास जब तक मान लीजिए सपोज दैट अगर एसटीटी को ऐड करने के बाद अगर उस स्टॉक की वैल्यू 1005 रुपये हो जा रही है तो आपके खाते में 1005 रुपये होगा, तभी आप इसको बाई कर पाएंगे। और जब आप सेल करेंगे मान लीजिए 900 रुपये में, तो आपसे सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन काटने के बाद ही आपको जो बचा हुआ पैसा हो सकता है, आपने 900 में सेल किया तो हो सकता है कि आपको 895 रुपीज़ ही अकाउंट में आपके ऐड हो। तो इस तरीके से जो है ये जो है कलेक्शन जो है एट सोर्स ही हो जाता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। इसको अलग से आपको देने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट से ट्रांजैक्शन के समय ही ये जो है काट लिया जाता है। इसको बोलेंगे डिडक्टेड एट सोर्स। तो अलग अलग तरीके, और इसमें जो है इसका स्कोप क्या है, अप्लाई टू इक्विटी शेयर डेरिवेटिव्स। मतलब जो है इसमें जो इक्विटी के शेयर अगर हम डिलीवरी बेसिस पे खरीदते हैं, चाहे डेरिवेटिव में कुछ ट्रेड करते हैं जैसे कि फ्यूचर और ऑप्शन और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, ये सब पे जो है लागू होता है। कहाँ पे एग्जाम्पशन है, कहाँ पे लगता नहीं है, जब कोई चीज़ ऑफ मार्केट डील हो रही है। जब कोई ऑफ मार्केट डील हो रही है, चाहे स्पेसिफिक डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, स्पेसिफिक अगर कोई डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें क्लियरली कट मेंशन है कि इस पर एसटीटी नहीं लगेगा, वहाँ पे ये चीज़ें को एग्जाम्पशन मिला हुआ है। दूसरा क्या है कि रेट जो है एसटीटी जो है वो फिक्स नहीं है। मतलब जो है कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। जैसे कि आप अगर कोई स्टॉक को डिलीवरी मोड में लेते हैं, different rates applied to various security type and trade mode such as 0.1% on the delivery based equity trade। 0.1% जो है आप डिलीवरी बेसिस पे लेते हैं किसी स्टॉक को तो 0.1% है, फ्यूचर पे 0.02% है और ऑप्शन पे 0.1% है। तो इस तरीके से वेरिएबल रेट है एसटीटी का। अब देखते हैं कि और कौन कौन से इनकम टैक्स मतलब टैक्स के दायरे में क्या क्या चीज़ें हैं। तो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, लेवाइड ऑन पीपल्स इनकम और प्रॉफिट। डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है, आपके इनकम और किसी सिक्योरिटी के ट्रांजैक्शन के से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो वो उस पर आपको इनकम डायरेक्ट टैक्स लगता है। बर्डन हैज़ टू बी बर्न बाय द पर्सन ऑन होम द टैक्स इज लेवाइड। मतलब जिस पे टैक्स लेवाइड मतलब जिस पे टैक्स लागू होता है उसी पे इसका बर्डन होता है और कैन नॉट बी पास्ड ऑन टू द समवन एल्स। मतलब किसी दूसरे पे ये ट्रांसफरेबल नहीं है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो है इसकी गवर्निंग अथॉरिटी है एंड एडमिनिस्ट्रेट टैक्स डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसको लुक आफ्टर करती है डायरेक्ट टैक्स को। क्या है डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में, पहला तो है इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स 1961 के तहत टैक्स ऑन इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज फर्म्स ट्रस्ट एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इस पे जो है इनकम टैक्स लगता है। टैक्स इज बेस्ड ऑन द टैक्सेबल इनकम फैक्टरिंग इन टोटल इनकम एंड एग्जाम्पशन। मतलब जो है आपके टैक्सेबल इनकम पर ही टैक्स लगेगा, कुछ जो एग्जाम्पशन मिला हुआ है उसको माइनस करने के बाद। नेचर ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया इज प्रोग्रेसिव। अब क्या है ये प्रोग्रेसिव वाली वर्ड क्या है कि इनकम टैक्स जो है इंडिया में प्रोग्रेसिव का है। मतलब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की 10 लाख सालाना इनकम है, तो अगर वो 1 लाख रुपए टैक्स दे रहा है तो 20 लाख पाने वाला व्यक्ति 2 लाख रुपए टैक्स देगा, 30 लाख पाने वाला 30 लाख रुपए देगा। हो सकता है कि 5 लाख पाने वाला जो है वो टैक्स फ्री हो जाए। मतलब प्रोग्रेसिव, मतलब जो है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ते जा रही है वैसे वैसे टैक्स का बर्डन बढ़ता जा रहा है। ये नहीं कि ज़्यादा कमाने वाला व्यक्ति कम टैक्स देगा और कम कमाने वाला व्यक्ति जो है वो ज़्यादा टैक्स देगा। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव है। जैसे इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो रिग्रेसिव होता है।
वो मतलब अब जैसे सिंपल सी चीज़ है कि मुकेश अंबानी है, ठीक है, अब उनकी आमदनी कितनी है और वो मान लीजिए टाटा साल्ट खरीद रहे हैं, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है उसकी 1 लाख सालाना इनकम है, वो टाटा साल्ट खरीद रहा है, तो टाटा साल्ट खरीदने पे जो टैक्स का बर्डन है 1 लाख वाले व्यक्ति पे कितना आएगा, और जो मुकेश अंबानी जो रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं उन पे कितना बर्डन आएगा। तो जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो क्या होता है, रिग्रेसिव होता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, वो होता है रिग्रेसिव, जबकि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, वो होता है प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम का बर्डन, इनकम का लेवल बढ़ते जाता है उसी हिसाब से आपके ऊपर टैक्स का बर्डन आता है, ठीक है। नेक्स्ट इस सीरीज में डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स। ये क्या होता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत इम्पोज टैक्स ऑन प्रॉफिट अर्न बाय द इनकॉर्पोरेटेड फर्म्स और कंपनी, मतलब जो कंपनियां कॉर्पोरेट हाउस वगैरह जो हैं, अगर उनको अपने बिजनेस से प्रॉफिट होता है तो उस पर जो टैक्स इम्पोज किया जाता है उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कंपनीज बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956 आर लाइबल टू पे इट, मतलब जो है जो कंपनी एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड हो चाहे प्राइवेट लिमिटेड हो, उन पर जो है कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। नेक्स्ट है इसमें मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स। इसको हमने पहले भी डिस्कशन किया कि ये क्या है, जीरो टैक्स पेइंग कंपनी, मतलब वही कंपनियां जो प्रॉफिट में हैं, अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी देती हैं, लेकिन जब इनकम टैक्स देने की बात आती है तो किसी न किसी लूप होल का यूज करके वो जो है इनकम टैक्स देने से बच जाती हैं, या देती भी हैं तो बहुत मिनिमम देती हैं। तो ऐसे कंपनियों पे, ऐसे फर्म्स पे मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स लगाया जाता है। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, फाइनेंशियल एक्ट 1987 के तहत जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन बीच में जो है डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द 90 से 91 के बीच में इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। फिर बाद में दोबारा जो है 1966 और 96 में जो है इसको फिर से री इम्पोज किया गया। करंट लेवल क्या है कि द करंट मैट रेट इज 15% ऑफ द बुक प्रॉफिट, जो बुक प्रॉफिट शो करती हैं बैलेंस शीट पे कंपनियां अपनी, उसका 15% जो है वो मैट है, विथ मैट क्रेडिट बिंग द डिफरेंस बिटवीन द मैट एंड रेगुलर टैक्स पेड, मतलब जो है ये मैट क्रेडिट जो है बिंग द डिफरेंस बिटवीन मैट एंड रेगुलर टैक्स पेड, उसके जो है डिफरेंस को जो है मैट क्रेडिट बोलते हैं। अगला है इसमें कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब देखिए क्या है कि कोई भी जो है सिक्योरिटी आप होल्ड करते हैं, कोई भी कंपनी का शेयर आपने होल्ड किया है, तो कंपनियों को प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा आपको एज ए डिविडेंड जो है कंपनियां पे करती हैं, ठीक है। अब डिविडेंड पे करने के बाद क्या होता है, डिविडेंड क्या हुआ कि वो एक तरीके का आपका इनकम में काउंट हो जाता है। तो डिविडेंड पे करने से पहले जो है अगर जो भी क्राइटेरिया है, उस जो थ्रेशोल्ड है, उस थ्रेशोल्ड से अगर आप ऊपर है तो कंपनियां क्या है कि डिविडेंड पे करने से पहले डिविडेंड से जो बनने वाला आपका टैक्स है उसको आपके डिविडेंड में से ही पहले ही काट लेती हैं, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। लेविड ऑन डिविडेंड दैट अ कंपनी पे टू इट्स शेयर होल्डर्स आउट ऑफ इट्स प्रॉफिट एबोलिशेस इन अप्रैल 1, 2020, मतलब जो 1 अप्रैल 2020 से जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अब जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता भी है तो मतलब जो है अगर हाई इनकम है और उसमें ज़्यादा डिविडेंड अगर आ रहा है तब जाके इसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स हमने जो है डिटेल्स से डिस्कशन कर लिया है इसमें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, इक्विलाइजिंग लेवी। इक्वलाइजेशन लेवी जो है एक तरीके का क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, और ये किस पे इम्पोज किया जाता है, इम्पोज्ड ऑन स्पेसिफिक डिजिटल ट्रांजैक्शन, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन वो भी किस पे, जो नॉन रेजिडेंस इंडियन है, नॉन रेजिडेंट, उन पे जो है ये एक तरीके का डिजिटल ट्रांजैक्शन टैक्स है, इक्वलाइजिंग टैक्स। प्राइमरली टारगेटिंग टू द नॉन रेजिडेंट कंपनी, मतलब जो इंडिया की कंपनी नहीं है उस कंपनी पे इम्पोज किया जाता है। दैट प्रोवाइड डिजिटल सर्विस इन इंडिया, मतलब विदेश की कोई कंपनी जो डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है इंडिया में, तो उस पर ये जो है इक्वलाइजिंग लेवी जो है लागू किया गया था। पर्पज़ क्या था, 2016 में इसको जो है लागू किया गया था टू इंश्योर फेयर टैक्सेशन ऑफ फॉरेन डिजिटल बिजनेस ऑपरेटिंग इन इंडिया, मतलब फेयर टैक्सेशन पॉलिसी के तहत जो है इसको इम्पोज किया गया था। 6% का टैक्स इसको लगाया गया था फॉर द पेमेंट ऑफ ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन डिजिटल कंपनीज। बाद में जो है इसको 2024 में जो है एबोलिश कर दिया गया। तो इससे संबंधित जैसे क्वेश्चन है कि क्या इक्वलाइजेशन लेवी किसके लिए है, तो इक्वलाइजेशन लेवी जो है एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है जो कि जो है डिजिटल ट्रांजैक्शन पे लगाता है, नॉन रेजिडेंट कंपनियां जो कि ऑपरेट करती हैं इंडिया में तो उन पे लगाया जाता है। अब इसको जो है एबोलिश कर दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रिजम्पटिव टैक्स। कंटेक्स्ट क्या है प्रिजम्पटिव टैक्स का, कि द नीति आयोग हैज़ प्रपोज्ड अ प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम फॉर द फॉरेन कंपनीज टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस, रिड्यूस लिटिगेशन एंड प्रोवाइड टैक्स सर्टेनिटी।
तो टैक्स सर्टेनिटी होनी चाहिए, लिटिगेशन को कम करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, तो इसके लिए प्रिजेम्पटिव टैक्स जो है प्रपोज किया गया है नीति आयोग के द्वारा फॉरेन कंपनी पे। तो ये प्रिजेम्पटिव टैक्सेशन होता क्या है, देखिए चलो एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए AGS एक कंपनी है, ठीक है, छोटी कंपनी है और इसका एनुअल सेल जो है 4 लाख रुपए का है, ठीक है, सपोज दैट। और मान लीजिए क्या है कि इसको जो है प्रिजम्पशन मतलब मान लिया गया है, एज्यूम कर लिया गया है कि इसको 8% का जो है वो प्रॉफिट होगा। तो 8% का जो प्रॉफिट होगा उसके आधार पर मान लीजिए 32,000 का इसको प्रॉफिट होता है। तो 32,000 पे जो है जो भी गवर्नमेंट की लेवी होगी 6%, 8%, 10% चाहे 25% जो भी है वो टैक्स को इस पर जो है इम्पोज किया जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो प्रिजम्पशन क्यों किया गया है कि इसको सिंप्लीफाई किया गया है, मतलब कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो प्रोसेस को पूरा सिंप्लीफाई करना है। होगा क्या कि अगर कोई 4 लाख चाहे 10 लाख का सेल आउट है और स्मॉल बिजनेस है तो उसको क्या है कि पूरा पेपर वर्क करना पड़ता है। अगर इनकम टैक्स का हिसाब से देखा जाएगा, प्रॉफिट के पे टैक्सेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो उसको पेपर वर्क करना पड़ेगा कि भाई उसका जो है टोटल सेल कितना है, तो सेल जितना हुआ उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, रेंट, लेबर और अदर जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो पूरा माइनस करने के बाद उसका टोटल जो है और जो भी उसका जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट, रेंट, लेबर, कैपिटल कॉस्ट जो भी है उसको माइनस करने के बाद जो है सेल में से जब माइनस करेंगे तो उसका निकल के आता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट के बाद जब हम उस पर टैक्स लगाते हैं तो इसमें क्या है कि अगर कोई छोटा मोटा व्यापारी है तो उसको इतना ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा तो उस चीज़ से कॉम्प्लियंस नहीं हो पाता है, तो उसको जो है प्रिजम्पटिव टैक्स की कैटेगरी में डाला जाता है उसके रिक्वेस्ट बेसिस पे। कंडीशन क्या होता है कि अगर कोई प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के अंतर्गत आना चाहता है तो उसको जो है कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है कि उसको अगर इसमें है तो 3 साल या 5 साल मिनिमम 5 ईयर्स जो है उसको जो है इसमें रहना पड़ेगा, उसके बाद ही वो स्विच कर सकता है नॉर्मल टैक्सेशन सिस्टम में। तो ये हुआ प्रिजम्पटिव टैक्स से संबंधित हमारा आर्टिकल। और इसमें जो अंडर सेक्शन 44AD और 44ADA ऑफ द इनकम टैक्स स्मॉल बिजनेस कैन डिक्लेयर, मतलब छोटे बिजनेस जो है वो 8% और 6% फॉर द डिजिटल ट्रांजेक्शन ऑफ टर्नओवर एज ए इनकम, व्हाइल प्रोफेशनल कैन डिक्लेयर 50% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट एज ए इनकम। मतलब जो है प्रिजम्पटिव टैक्स के अंतर्गत अगर कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो वो अपना जो है 8% जो है वो अपना टर्नओवर डिक्लेयर कर सकता है एज ए इनकम, जो कि 6% डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए, और जो प्रोफेशनल है वो अपना जो है 50% ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट एज ए इनकम डिक्लेयर कर सकता है। फिर उसके हिसाब से उस पर जो है टैक्स जो है लगाया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा GST 2.0 का रिफॉर्म। मतलब GST जब लागू हुआ था उसको हम नॉर्मल GST बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है रिफॉर्म किया गया कि कुछ स्लैब स्ट्रक्चर को जो है कम किया गया है। बहुत सारे जो है आइटम्स थे जो GST में, मतलब GST का स्ट्रक्चर क्या था कि 5%, 12, 18 और 28%, मतलब अलग अलग मटेरियल जो है अलग अलग ब्रैकेट में आते थे। तो इसमें से क्या है कि अभी 5 और 18 की कैटेगरी रह गई है, 5 और 18 की कैटेगरी रह गई है। बहुत सारी जो 12 वाली कैटेगरी थी वो 5 में आ गई है, 18 वाली कैटेगरी भी कुछ 5 में आ गई है, मे भी 18 वाली कैटेगरी कुछ 28 में भी चली गई है। तो 18 वाली कैटेगरी है, लेकिन कुछ कैटेगरी जो 28 के बजाय ख़त्म करके एक जो है सुपर टैक्स वाला जो सिस्टम है वो 40% लगाया गया है। तो मतलब अभी 3 स्लैब टेक्निकली, वैसे तो थ्योरेटिकली देखा जाए तो 5 और 18 का है, और एक तरीके से जो 40% लगाया गया है वो सुपर टैक्स है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो 3 टाइप का स्लैब चल रहा है। क्या था कि 12 और 28 जो है स्लैब को रिप्लेस करके 2 स्लैब 5 और 18 कर दिया गया है। और 99% आइटम, 99% ऑफ द आइटम अंडर द 12% जो 12% में थे उसको शिफ्ट करके किस में कर दिया गया है, 5% में। और 90% जो आइटम थे 28% की कैटेगरी में उसको जो है 18% वाली कैटेगरी में ला दिया गया है। और न्यू स्लैब 40% जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है टू प्रपोज फॉर द सिन एंड अल्ट्रा लग्जरी गुड्स। सिन गुड्स मतलब जो है जैसे टोबैको है, पान मसाला, गुटखा, हायर एंड कार है। हायर एंड कार मतलब अल्ट्रा लग्जरी कार जो है, जैसे कि टेस्ला की कार अगर इंडिया में अगर आ रही है तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, 28% का टैक्स लगेगा, प्लस जो है सरचार्ज और सेस वगैरह जो है वो अलग है। मतलब ये जो है सिन गुड्स और अल्ट्रा लग्जरी आइटम्स पर 40% का टैक्स लगा हुआ है। सिन गुड्स क्या होते हैं? सिन गुड्स आइटम्स हार्मफुल टू द हेल्थ और टू द सोसाइटी। मतलब सिन गुड्स वे गुड्स हैं, वे पदार्थ हैं जो कि सोसाइटी और हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। टैक्स हेवीली टू द डिस्करेज कंजम्पशन, मतलब इस पर हेवी टैक्स इसलिए लगाया गया है कि इसके कंजम्पशन को जो है डिस्करेज करना है, मतलब जो है लोग कंज्यूम ना करें, क्योंकि जब 40% टैक्स लगेगा तो अल्टीमेटली वो चीज़ जो है कॉस्टली हो जाएगी, तो उससे जो है उसका कंजम्पशन जो है वो जो है कम होगा, डिक्रीज होगा। इंक्लूड्स सिन गुड्स में क्या है, टोबैको है, पान मसाला है, सगरी ड्रिंक्स,
गैम्बलिंग, लग्जरी कार्स एंड जंक फूड्स, ये जो है सिंग गुड्स के अंतर्गत आते हैं। तो टैक्स सर्व बोथ रेवेन्यू एंड पब्लिक हेल्थ गोल, मतलब जो है इससे रेवेन्यू तो जनरेट होगा ही होगा, प्लस पब्लिक के हेल्थ का जो गोल है वो भी जो है अचीव होगा। कौन कौन से आइटम जो है 40% के कैटेगरी में है? तो टोबैको प्रोडक्ट्स, सुगरी इंडस्ट्रीज, गैम्बलिंग, बेटिंग, लग्जरी व्हीकल्स एंड जंक प्रोसेस्ड फूड, हाई इन शुगर, साल्ट एंड ट्रांसफैट, ये वाले जो आइटम्स हैं वो 40% की कैटेगरी में है। बाकी जो है 5 और 18% की कैटेगरी में है, और 99% मटेरियल जो है वो हमारा 5% की कैटेगरी में है GST 2.0 के रिफॉर्म में। एक एजेंसी है यह GST अपीलेंस ट्रिब्यूनल। तो GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है इसका जो है गठन किया गया था GST एक्ट 2017 के तहत, ठीक है। GST एंड सर्विस टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल वाज फॉर्मली लॉन्च, जब GST लागू किया गया था उसी के साथ जो है डिस्प्यूट, GST से संबंधित कोई डिस्प्यूट आता है तो उसको रिड्रेस करने के लिए GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया था। ये क्या है कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। अब यहाँ पे वर्ड आया क्वासी और एक जुडिशियल, ये क्या है? तो क्वासी का मतलब हुआ कि ऑलमोस्ट या अपेरेंट चाहे सिमिलर, इस टाइप का जो है एक वर्ड आया, और जुडिशियल मतलब जो है मतलब जुडिशियल नहीं है लेकिन जुडिशियल टाइप का है। तो जुडिशियल पावर में वो काम कर रहा है, लेकिन है क्या वो एक्चुअली में वो टेक्निकल चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। अब समझिए जुडिशियल अगर कोई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जज हुआ, हाई कोर्ट का जज हुआ, तो वो जो जज होते हैं वो जो है मतलब वो सभी फील्ड का सभी टाइप के जो है डिस्प्यूट को एड्रेस करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। मतलब जो है सिविल केस, क्रिमिनल केस, चाहे मतलब इनकम टैक्स से संबंधित, इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ भी जो है वो जुडिशरी करती है। लेकिन जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, जैसे यहाँ पे क्या है GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो है क्वासी जुडिशियल बॉडी है, तो ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होने के साथ साथ जो है जुडिशरी का काम करेगी, लेकिन क्या स्पेसिफिक डोमेन क्या है इसका? GST। और GST से बाहर ये काम नहीं करेगी। उसी तरीके से जैसे और भी बहुत इन्वायरमेंट से संबंधित कोई ट्रिब्यूनल है तो वो क्या इन्वायरमेंट से संबंधित इशू को रिजॉल्व करेगी। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी जो है, और एक एग्जांपल हम देते हैं, जैसे कि क्रिकेट में एम्पायर होता है तो वो क्या होता है, वो किस कैपेसिटी में कार्य करता है, तो वो भी एक तरीके से जो है क्वासी जुडिशियल वर्क होता है उसका भी, कि मतलब जो है वो क्रिकेट से संबंधित जो भी है वो जजमेंट अपना दिखाता है एक्सपर्ट डोमेन में। तो इस टाइप का क्या है जो बॉडी है उसको क्वासी जुडिशियल बॉडी बोलते हैं। इट्स एज ए फोरम ऑफ अपील फॉर टैक्स पेयर्स एग्रीवेड बाय द डिसीजन ऑफ द GST। मतलब GST जो है GST डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कोई अग्रेव्ड मतलब जो है कोई अगर जिसको मतलब जो है कोई कंप्लेन हो तो ऐसा टैक्स पेयर जो है वो इसके अगेंस्ट में अपील करता है। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और द फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी, मतलब जो है ये एक तरीके से GST अपीलेंट ट्रिब्यूनल जो होता है वो टैक्स पेयर के लिए फर्स्ट अपीलेंट बॉडी होती है। मतलब पहले आप इसको अपील करेंगे, अगर आप रिजॉल्व नहीं हुआ तब आप आगे बढ़ेंगे। इट इज़ द फर्स्ट फोरम ऑफ द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट। ये पहला फोरम है जिसमें, और सेंटर और स्टेट का भी अगर डिस्प्यूट होता है किसी रीजन से अगर GST में, तो भी ये फोरम होगा उनके डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का। प्रिंसिपल बेंच कहाँ है? मतलब जो है ट्रिब्यूनल का न्यू दिल्ली में है। कंपोजिशन क्या है इसका कि न्यू दिल्ली में जो बेंच ऑफ नेशनल बेंच जो है न्यू दिल्ली में है, उसमें जो है कि तो प्रेसिडेंट होते हैं जो कि रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। जो पहले जो प्रेसिडेंट थे वो क्या थे? रिटायर्ड जज मिश्रा वाज फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट। और स्टेट जो बेंच होते हैं उसके जो मेंबर होते हैं 2 जुडिशियल मेंबर होते हैं, और एक टेक्निकल मेंबर होता है सेंटर का, और एक टेक्निकल मेंबर होता है स्टेट का। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि जिससे जो अपॉइंटमेंट होता है, तो जो प्रेसिडेंट एंड द जुडिशियल मेंबर ऑफ द नेशनल बेंच, मतलब दिल्ली का जो बेंच है, और एंड द रीजनल बेंचेस शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी। मतलब जो लोकल बेंच है, रीजनल बेंच है और नेशनल बेंच है, उसके जो भी प्रेसिडेंट और जुडिशियल मेंबर होंगे उनका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगा। किसके कंसल्टेशन के बाद? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन या उनके किसी नॉमिनी के कंसल्टेशन के बाद करेगा। एलिजिबिलिटी क्या होती है कि प्रेसिडेंट मस्ट है, मतलब जो नेशनल बेंच है उसका जो प्रेसिडेंट है उनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? मस्ट आइदर हैव बीन सुप्रीम कोर्ट जज और द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 ईयर। मतलब या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, या तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो, या हाई कोर्ट का जज वो 5 साल तक, पिछले 5 साल तक का रहा हो, तो उसकी अपॉइंटमेंट होती है। टेन्योर क्या होता है? जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका टेन्योर होता है 3 साल या वो 70 साल, मतलब दोनों में से जो भी चीज़ पहले हो जाए वो उनका रिटायरमेंट हो। विच एवर इज अर्लियर एंड शैल बी एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो जो रीअपॉइंटमेंट के लिए भी वो एलिजिबल होते हैं, और 3 साल या 70 साल का। जुडिशियल मेंबर जो होते हैं वो 3 साल और या पर 65 साल। और विच एवर कम्स फर्स्ट कैन बी रीअपॉइंटमेंट, मतलब अगर रिटायर करना है उनको या तो 3 साल हो जाए या तो 65 साल हो जाए, ये दोबारा भी रीअपॉइंटमेंट मिल सकता है उनको।
टेक्निकल मेंबर जो होते हैं वो सेंटर और स्टेट के दोनों में क्या होता है कि 5 ईयर्स और अंटिल द एज ऑफ 65 विच एवर कम फर्स्ट कैन बी रीअपॉइंटमेंट। मतलब जो है एक तो पहला जो है जो प्रेसिडेंट के 3 साल 70 साल, 3 साल 65 साल, 5 साल 65 साल और तीनों जो मेंबर हैं ये रीअपॉइंटमेंट इनका होता है। अब देखते हैं कि जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल से संबंधित और भी क्या इसमें डिटेल्स दिया हुआ है। क्वासी जुडिशियल बॉडी क्रिएटेड अंडर सेक्शन 109 ऑफ द सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड टैक्स अथॉरिटी, हमने डिस्कशन कर लिया। पावर क्या है, एक्ट एज ए सेकेंड टियर फोरम फॉर द रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, ये टैक्स पेयर्स एंड टैक्स अथॉरिटी के बीच में डिस्प्यूट सेटल करते हैं। फर्स्ट कॉमन बॉडी टू सेटल सेंटर, मतलब सेंटर और स्टेट का जो डिस्प्यूट है उसका फर्स्ट कॉमन बॉडी है सेटलमेंट करने का। अपील मस्ट बी फाइल्ड विद इन 3 मंथ ऑफ द फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटीज ऑर्डर, मतलब फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी के ऑर्डर के 3 महीने के भीतर ही जो है इसको दोबारा फाइल किया जा सकता है। नॉट बाउंड बाई कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, मतलब सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है उसके नियम से ये जो है ये बंधे हुए नहीं होते हैं। नॉट बाउंड, इट अडहेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसेस, मतलब प्रिंसिपल लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के नियम से ये चलते हैं और अपने कार्य को खुद ही रेगुलेट और प्रोसेस को खुद ही रेगुलेट करते हैं। पावर टू सिमिलर सिविल कोड के समान इसका पावर होता है। कैन समन विटनेस एंड इन्फोर्स इट्स ऑर्डर। स्ट्रक्चर क्या है, जैसा कि हमने समझा कि मतलब जो है न्यू दिल्ली में ये मतलब जो है प्रेसिडेंट होते हैं। 31 स्टेट बेंचेस अक्रॉस 45 सिटीज़, 45 शहरों में 31 स्टेट बेंच हैं। उसमें 2 जुडिशियल, मतलब एक बेंच में 2 जुडिशियल मेंबर होते हैं और 2 टेक्निकल मेंबर होते हैं, एक सेंटर के और स्टेट के। यह जो है हमने ऑलरेडी जो है इसको डिस्कस कर लिया है। रिजिग्नेशन क्या होता है, द प्रेसिडेंट, स्टेट प्रेसिडेंट और एनी मेंबर कैन रिजाइन बाय सेंडिंग अ साइंड रिटन नोटिस टू द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एज एप्लीकेबल, मतलब जो है ये अपना रिजिग्नेशन सेंटर चाहे स्टेट गवर्नमेंट को जो है लिख करके भेज सकते हैं। पावर हमने समझ लिया कि जो है सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत ये कार्य नहीं करता है, नॉट बाउंड है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे कार्य करता है, तो यही चीज़ है। और क्या है, द ऑर्डर इशूड बाई ट्रिब्यूनल कैन बी इन्फोर्स्ड एज इफ दे वेयर कोर्ट डिग्री, मतलब कोर्ट के ऑर्डर के समान ही इसकी मान्यता है, उसी तरीके का इन्फोर्समेंट है। विद द ट्रिब्यूनल हैविंग द अथॉरिटी टू सीक एग्जीक्यूशन विद इन द लोकल ज्यूरिसडिक्शन, मतलब जो है इसका एग्जीक्यूशन को भी जो है वो ट्रेस कर लेता है। इसमें इस ट्रिब्यूनल में जो भी अपील फाइल करना है आपको, वो क्या होता है कि ऑनलाइन अपील फाइल करना होता है थ्रू द GST8 पोर्टल इंश्योरिंग स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट एंड क्लियर टाइमलाइन, मतलब जो टाइमलाइन दिया हुआ है क्लियर कट फॉर्मेट में इस ट्रिब्यूनल में जीएसटी अपीलेंट ट्रिब्यूनल में जो है आपको फाइल करना है। कवर्स ऑल अपील फाइल्ड बिफोर द GSTAT। आगे के देखते हैं कि कुछ जो है मिसलेनियस टॉपिक दिया हुआ है। पिंक टैक्स, पिंक टैक्स क्या होता है? पिंक टैक्स क्या है? ये एक कोई टैक्स नहीं है एक तरीके का, इट इज़ नॉट ऑफिशियल टैक्स और गवर्नमेंट इम्पोज्ड लेवी बट अ प्राइसिंग फिनोमेना। ये क्या है कि एक प्राइसिंग फिनोमेना, मतलब किसी चीज़ का, किसी प्रोडक्ट का प्राइस अगर वो वुमेन के लिए वुमेन ओरिएंटेड है तो वो प्राइस का दाम, और कोई मेन ओरिएंटेड है उस प्राइस का दाम में डिफरेंस होता है। वुमेन ओरिएंटेड मतलब वुमेन के नाम पे जो दाम होगा सेम प्रोडक्ट का, अगर 10 रुपये है मेन आदमी के लिए तो औरत के लिए, वुमेन के लिए वही चीज़ जो होगा 15 रुपये होगा। तो वुमेन ओरिएंटेशन होने की वजह से किसी चीज़ का दाम ज़्यादा होना उसको बोला जाता है, इस प्राइसिंग फिनोमेना क्या बोलते हैं हम? पिंक टैक्स। एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि एक जो डिस्पोजेबल रेजर है, ठीक है, उसका प्राइस अगर 10 रुपये है जो एक मैन यूज करता है, तो सेम चीज़ अगर वुमेन यूज करती है तो उसका कलर क्या होता है? पिंक कलर होता है, लेकिन प्राइस क्या होगा? मे भी उसका 15 रुपये, 18 या 20 रुपये ही होगा। मटेरियल सेम है, प्रोडक्ट सेम है, यूज सेम है, लेकिन क्या है कि प्राइस सिर्फ पिंक कलर हो जाने की वजह से उसका दाम बढ़ जाता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो उस प्राइसिंग फिनोमेना को हम बोलते हैं पिंक टैक्स। द फर्म जो है, जो कंपनियां जो है ऑफेन एक्सप्लॉइट जेंडर बेस्ड प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब जेंडर बेस्ड प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन है उसको जो है इसके चलते जो है उसके प्राइस को एक्सप्लॉइट करते हैं। जैसे कि पैकेजिंग में, डिजाइन में, वुमेन स्पेसिफिक ब्रांडिंग, जैसे उसके फेस वॉश, शैम्पू, क्रीम, अगर वुमेन स्पेसिफिक है और सेम चीज़ अगर फेस वॉश चाहे क्रीम, शैम्पू वगैरह जो है मेन स्पेसिफिक है, तो दोनों की जो है प्राइस में जो है चाहे ब्रांडिंग में जो है डिफरेंस दिखता है। पिंक टैक्स जो है इंडिया में नो स्पेसिफिक लीगल प्रोहिबिशन एग्जिस्ट, मतलब इंडिया में कोई इसका लीगल प्रोहिबिशन एग्जिस्ट नहीं करता है। अलाउइंग मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग प्रैक्टिस, मतलब मार्केट में अगर डिमांड है तो जो मार्केट ड्रिवन प्राइसिंग प्रैक्टिस है उसको इंडिया में अलाउड है। दैट रिजल्ट इन वुमेन पेइंग डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर कॉस्ट फॉर द इक्विवेलेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब सेम टाइप के प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो है हाई प्राइस देना पड़ता है वुमेन्स को।
और क्या है, NCDRC इज ए क्वासी जुडिशियल कमीशन इन इंडिया सेटअप इन 1988 अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1996। इट फंक्शन एज ए एपेक्स कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फोरम फॉर इंडिया। तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल सिस्टम के लिए जो है ये बॉडी NCDRC है, जो कि 1986 में गठित की गई थी। ठीक है, अगला टॉपिक है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसको हमने जो है प्रीवियस अपने जो है आर्टिकल में डिस्कशन किया था कि कैसे जो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या होता है, कि जो ट्रांजैक्शन होता है, जैसे हम क्या है कि मतलब कार्ड स्वैप करते हैं, चाहे UPI से पेमेंट करते हैं, तो जैसे हमारा SBI में अकाउंट है, ठीक है, और हम जो है UPI का जो QR कोड है वो किसी कैनरा बैंक का है, और साथ ही साथ जो है इसका जो है कोई ओनर है, तो जो है ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो है जो बैंक चार्ज करती है ओनर पे, तो वो जो है इस मतलब जो है उसे जो है वेवर दिया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा। हमने इसका डिस्कशन किया था। तो इसके साथ ही हमारा जो टैक्सेशन वाला जो टॉपिक है करंट अफेयर 2025 का वो ख़त्म हुआ। अब अगले टॉपिक के लिए जो है अगला टॉपिक हमारा होगा सिक्योरिटीज़ का। अब इसके साथ क्लोजिंग के बाद थैंक यू वेरी मच फॉर आवर डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।